नमस्कार। प्राचीन भारत। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही विशाल, रहस्यमयी और सच कहूं तो थोड़ी जटिल सी दुनिया। सोचिए, हजारों साल का इतिहास, अनगिनत साम्राज्य, अलग अलग संस्कृतियां। इसे समझना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लग सकता है। और ये सिर्फ लगता नहीं है, ये सच में एक बहुत बड़ा अतीत है। इतने लंबे टाइम पीरियड में फैले इतिहास को एक साथ देखना, उसे समझना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब शुरू कहाँ से करें और किन चीजों पर फोकस करें। तो सवाल यही उठता है, इतने विशाल और प्राचीन इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क, कोई ऐसा ढांचा है जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे लिए आसान बना सके? तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम एक विशाल अतीत की चुनौती से शुरू करेंगे, फिर समझने के वो 3 स्तंभ देखेंगे, कला, साहित्य और विज्ञान। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों मिलकर अतीत के साथ एक डायलॉग, एक संवाद कैसे बनाते हैं। देखिए, किसी भी बड़े सब्जेक्ट को समझने के लिए ना एक सिंपल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए भी एक ऐसा ही मजबूत ढांचा मौजूद है। और वो ढांचा वो इन 3 पिलर्स पर टिका है, कला, साहित्य और विज्ञान। जी हाँ, बस ये 3 शब्द, यही वो चाबी है जिनसे किसी भी सभ्यता की कहानी का ताला खुल सकता है। लेकिन इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह नहीं देखना है, बल्कि इन्हें 3 चश्मों की तरह सोचिए। 3 अलग अलग लेंस जिनसे हमें अतीत की एक पूरी कंप्लीट पिक्चर मिलती है। ये तीनों मिलकर ही किसी भी सभ्यता की असली आत्मा को हमारे सामने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं हमारे पहले स्तंभ की, कला। कहते हैं ना, कला समाज का आईना होती है। ये हमें उस दौर की एक जीती जागती तस्वीर दिखाती है। कला से हमें पता चलता है कि उस समाज के लिए वैल्यूज क्या थी, उनकी आस्था क्या थी और उनकी रोज की जिंदगी कैसी दिखती थी। जैसे हड़प्पा के मोहरों को ही ले लीजिए, उनसे उनके व्यापार और धार्मिक विश्वासों तक का अंदाजा लग जाता है। आर्ट असल में इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो लोग किन चीजों को कीमती और खूबसूरत मानते थे। तो कला हमें ये दिखाती है कि वो लोग जीते कैसे थे। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, जो हमें सुनाता है कि वो लोग सोचते क्या थे। यह है साहित्य, जो उस युग की आवाज सीधे हम तक पहुंचाता है। साहित्य के जरिए ही हमें किसी सभ्यता की कहानियां, उनका फलसफा, उनके कानून और उनकी पौराणिक कथाएं उन्हीं के शब्दों में मिलती हैं। जरा सोचिए, वेदों या अर्थशास्त्र के बिना हम उस जमाने के समाज और शासन को कैसे समझ पाते? ये उनके विचारों का एक परमानेंट रिकॉर्ड है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, जो किसी सभ्यता की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को सामने लाता है। मतलब दुनिया को समझने और उसे अपने हिसाब से ढालने की उनकी काबिलियत। विज्ञान से ये पता चलता है कि एक समाज ने कुदरत को कैसे समझा, उन्होंने कौन सी नई टेक्नोलॉजीज ईजाद की और उनकी प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स क्या थीं। जैसे प्राचीन भारत में जीरो की खोज या मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में उनकी मास्टरी। ये सब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर को दिखाता है। अब सबसे दिलचस्प बात वो ये है कि ये तीनों पिलर्स अकेले अकेले नहीं हैं। असल में ये आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की कहानी को पूरा करते हैं, उसे और ज्यादा मीनिंग देते हैं। और ये टेबल देखिए, कितनी खूबसूरती से ये बात समझाता है। कला हमें देती है विजुअल एविडेंस यानी आंखों देखा सबूत। साहित्य देता है आइडियोलॉजिकल एविडेंस यानी उनके विचारों का सबूत। और विज्ञान वो हमें बताता है उनकी मटीरियल प्रोग्रेस के बारे में। और जब ये तीनों मिल जाते हैं ना, तो तस्वीर कहीं ज्यादा गहरी और पूरी हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ प्राचीन भारत के लिए नहीं है। इन 3 लेंसों का इस्तेमाल करके किसी भी पुरानी सभ्यता को एक 3 डायमेंशनल नजरिए से समझा जा सकता है। ये एक यूनिवर्सल टूल की तरह है। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर किसी भी इतिहास को समझना हो तो इन 3 स्तंभों में से किससे शुरुआत करना बेहतर रहेगा? कला से, साहित्य से या फिर विज्ञान से? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस कहानी का कौन सा पहलू सबसे पहले जानना चाहते हैं।